नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ के अंतर्गत निःशस्त्रीकरण से संबंधित जितनी भी संधियां हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो कमीशन हैं, जो संधियां हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जहां तक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है तो निःशस्त्रीकरण के संबंध में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही इस संबंध में प्रयास करना शुरू कर दिया था। और उसी क्रम में जो पहला कमीशन स्थापित किया गया इस संबंध में वो है अणु ऊर्जा आयोग जिसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1946 को। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्थापना के बाद जो निःशस्त्रीकरण के संबंध में पहला कमीशन बनाया वो अणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसका नाम था, जो 26 जनवरी 1946 को स्थापित किया गया। और मित्रों, ये जो कमीशन है इसके मतलब जो ये कमीशन है इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके संबंध में किस प्रकार से इनको रेगुलेट करना है, क्या प्रावधान करना है, तो उससे संबंधित ये आयोग है। और ये आयोग जो है जब 1946 को बनाया गया, ये आयोग 26 जनवरी 1946 को, तो इसके जो सदस्य थे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 अस्थाई सदस्य प्लस कनाडा। इस आयोग के 6 सदस्य थे, उसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 अस्थाई सदस्य थे और कनाडा। तो ये 6 इसके सदस्य थे। और इस आयोग का जो दायित्व था, जो इसका उद्देश्य था, मतलब ये कमीशन जो बनाया गया उसका ये उद्देश्य था, मतलब उसे ये दायित्व सौंपा गया कि जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है इसका मतलब कोई भी राष्ट्र दुरुपयोग ना कर सके, किसी भी विध्वंसक कार्य में इसका इस्तेमाल ना हो सके, डिस्ट्रक्टिव वर्क में इसका इस्तेमाल ना हो सके। तो जो ये दुरुपयोग है, इस दुरुपयोग को किस प्रकार से रोका जाए, तो उसी संबंध में इसको सुझाव देना था। तो इस कमीशन का दायित्व ही यह था कि जो एटॉमिक एनर्जी है इसके दुरुपयोग को किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसी के संबंध में इसे सुझाव देना था। लेकिन मित्रों, ये कमीशन बनाया गया बड़े ही अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन देखिए कि यहाँ भी पॉलिटिक्स हावी हो गई और ये कमीशन भी अपने उद्देश्य में असफल हो गया। इसमें हुआ क्या, जो गौर करने वाली बात है कि 1946 वह समय है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए वो न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। और जो यूएसएसआर था भाई, यूएसए न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। और जो यूएसएसआर था वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर था, बनने की ओर
बनने की ओर अग्रसर था। तो उसमें हुआ क्या कि यूएसएसआर न्यूक्लियर मतलब कि जो ये टेक्नोलॉजी है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर रहा था और वो इसके नाक का सवाल भी बन गया था। तो इसी को लेकर के यूएसए और यूएसएसआर के बीच मित्रों एक प्रकार का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हो जाता है और ये कमीशन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रह जाता है। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स के चलते ये कमीशन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। और इसके बाद इस संबंध में जो दूसरा कमीशन आता है वो आता है परंपरागत हथियार आयोग। परंपरागत हथियार आयोग परंपरागत हथियार आयोग परंपरागत हथियार आयोग जिसे फरवरी 1947 में यूएनजीए के प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव के द्वारा यूएनएससी द्वारा स्थापित किया गया। तो मित्रों निशस्त्रीकरण के संबंध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कमीशन था वो परंपरागत हथियार आयोग था जो फरवरी 1947 में बनाया गया और इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रस्ताव के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया यह आयोग। और इस आयोग का जो दायित्व था इसे जो दायित्व सौंपा गया ये कहा गया कि यह कमीशन 3 महीने के अंदर 3 माह के अंदर 3 माह के अंदर 3 माह के अंदर शस्त्रों और सशस्त्र सेनाओं में कमी लाने पर सुझाव देगा। तो जो ये कमीशन था उसे इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि आप 3 महीने के अंदर इस बात पर सुझाव देंगे कि किस प्रकार से जो शस्त्र हैं और जो सशस्त्र सेनाएं हैं इनमें किस प्रकार से कमी लाई जा सकती थी। तो इसे इस बात की जिम्मेदारी दी गई और इस आयोग ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। अंततः यहाँ भी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और यूएसएसआर के बीच एक प्रकार का मतलब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। इसी वजह से ये कमीशन भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। और इस क्रम में जो तीसरा कमीशन आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आपने देखा कि कमीशन बड़े ही अच्छे उद्देश्यों के लिए बनाए गए लेकिन अंततः जो राष्ट्रों का जो नेशनल इंटरेस्ट है जो राष्ट्रों का जो राष्ट्रीय हित है वो उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो सारे कमीशन की जो स्थापना वो करते हैं फिर उनके जो सुझाव होते हैं उसको मानने से पीछे हट जाते हैं, उसको मानने पर सहमत
नहीं होते हैं। तो इस संबंध में जो तीसरा महत्वपूर्ण कमीशन आता है वो आता है निःशस्त्रीकरण आयोग। निःशस्त्रीकरण आयोग, इसकी स्थापना की गई 1952 में, 1952 में। मित्रों यहाँ हुआ ये कि इसके पहले जो दो कमीशन थे, एक था 1946 का एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अणु ऊर्जा आयोग, और दूसरा बना आपका जो परंपरागत हथियार आयोग यानी कन्वेंशनल आर्मामेंट कमीशन, जो कि फरवरी 1947 में बना। तो उन दोनों कमीशन को मिला करके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूएनजीए ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन और परंपरागत हथियार आयोग यानी कन्वेंशनल आर्मामेंट कमीशन को मिला करके निःशस्त्रीकरण आयोग बना दिया। और इस आयोग का दायित्व था, कि ये जो आपके कन्वेंशनल वेपन हैं, मतलब परंपरागत हथियार हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स हैं यानी गैर परंपरागत हथियार हैं, उन दोनों के नियमन के संबंध में, उन दोनों के जो आपके परंपरागत और गैर परंपरागत हथियार के नियमन के संबंध में नियमन हेतु संधि का प्रारूप तैयार करने की इसे जिम्मेदारी दी गई, इस निःशस्त्रीकरण आयोग को। और इस आयोग ने उस पर काम किया, उसे मतलब जो जिम्मेदारियां दी गई थी उस पर इसने काम किया। लेकिन अंततः क्या हुआ कि यूएसएसआर और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, जो मतलब वेस्टर्न फोर्सेस थी, उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, वो सहमति नहीं बना पाते हैं, और अंततः यह कमीशन भी अपने उद्देश्यों में असफल हो जाता है। और मित्रों यहाँ पर बार बार दो चीज़ों का बार बार उल्लेख हो रहा है, एक है परंपरागत हथियार और दूसरा है गैर परंपरागत हथियार। परंपरागत हथियार यानी ट्रेडिशनल आर्मामेंट, और गैर परंपरागत हथियार यानी नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल आर्मामेंट्स। तो हमें इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेनी चाहिए कि जो परंपरागत हथियार हैं उसमें कौन कौन आते हैं, और जो गैर परंपरागत हथियार हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इससे थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन दो टर्म्स का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो एक है परंपरागत हथियार, एक है परंपरागत हथियार, यानी कन्वेंशनल वेपन्स, और दूसरा है गैर परंपरागत हथियार, गैर परंपरागत हथियार। यानी नॉन कन्वेंशनल वेपन। अगर मित्रों मैं आपसे एक उदाहरण पूछूं कि मिसाइल मतलब जो प्रक्षेपास्त्र है उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो उसमें हो सकता है बहुत लोग इसको नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में रखें, कुछ लोग इसको कन्वेंशनल कैटेगरी में रखें। लेकिन इसका सही आंसर ये है कि जो मिसाइल है ये यहाँ पर आएगी,
कन्वेंशनल कैटेगरी में आती है, मतलब जो कन्वेंशनल वीपन्स हैं उसकी कैटेगरी में आती है। तो मित्रों जो परंपरागत हथियार हैं, जो कन्वेंशनल वीपन्स हैं, वो ऐसे वीपन्स होते हैं जो जैसे आपके गोला बारूद हो गया, टैंक हो गया, तोप हो गया, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें कन्वेंशनल वीपन में आएंगे। मतलब ऐसे हथियार जो लड़ाई करने के मतलब जो अभी सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले जिनका खूब इस्तेमाल हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार तक मतलब जिनका इस्तेमाल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें कन्वेंशनल वीपन में आ जाएंगी। जो नॉन कन्वेंशनल वीपन्स हैं इसमें विशेष रूप से जैसे आपका न्यूक्लियर बम हो गया, जो ये न्यूक्लियर वीपन्स हो गया, न्यूक्लियर वीपन्स हो गया, आपका जो बायोलॉजिकल वीपन्स है और आपके जो केमिकल वीपन्स हैं, तो जो रेडियो एक्टिव वीपन्स हैं, तो ये सारे वीपन्स आपके नॉन कन्वेंशनल वीपन्स में आएंगे। क्योंकि मित्रों इनकी जो मारक क्षमता होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत ही ये घातक होते हैं। क्योंकि आपने देखा है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में उल्लेख किया था कि जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जो बम गिराए गए थे, तो वहाँ आज भी जो लोग पैदा हो रहे हैं तो वो डिफेक्टिव होते हैं। उनको मतलब कोई ना कोई मतलब जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है, एक अपंगता आ ही जाती है। तो ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। इनसे बहुत ही बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होती है। मतलब ऐसी हानि होती है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाती नहीं है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल वीपन्स हैं उसमें न्यूक्लियर वीपन्स आपके हो गए, केमिकल वीपन्स हो गए, बायोलॉजिकल वीपन्स हो गए, रेडियो एक्टिव जो वीपन्स होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल वीपन्स में ही आते हैं। और जो कन्वेंशनल वीपन्स हैं उसमें हमने आपको बताया कि आपका गोला बारूद हो गया, मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, और जो एयरक्राफ्ट हैं वो तमाम सारी चीज़ें आपके कन्वेंशनल वीपन्स में आएंगी। और मित्रों अब जो अगली संधि है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हालांकि इन सब सारे कमीशन से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे, क्योंकि ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन वो जो अगली संधि है वो परीक्षा में कई बार पूछी गई है, वो है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, प्रतिबंध संधि यानी PTBT। (1963) तो मित्रों जो ये संधि है PTBT, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे PTBT, यानी P फॉर पार्शियल, T फॉर टेस्ट, बैंड ट्रीटी, यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसको हम LTBT भी कहते हैं, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहते हैं। तो मित्रों ये जो संधि है इसको आंशिक क्यों कहा गया है? पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर में इसको आंशिक कहा क्यों गया है। आंशिक का मतलब ये हुआ कि जो थोड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाती है लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा रही है। कहने का आशय ये है कि इसे आंशिक इसलिए कहा गया क्योंकि इस संधि के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कोई भी राष्ट्र वातावरण में, खुले आकाश में और पानी के भीतर जो है वो परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन ये भूमिगत परीक्षण पर
जो भूमिगत परीक्षण था और जो भूमिगत परीक्षण है ये उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। भूमिगत परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये संधि वातावरण में, खुले आकाश में मतलब आउटर स्पेस में और पानी के भीतर मतलब वो प्रतिबंध को रोकता, मतलब कि वो टेस्ट को रोकता है, उसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन जो भूमिगत परीक्षण है उस पर प्रतिबंध ये नहीं लगाता है, इसीलिए इसको आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। और इसीलिए जिन भी राष्ट्रों ने 63 के बाद जो भी ज़मीन के भीतर जो परीक्षण करते हैं वो सब कर पाए, लेकिन कोई भी पानी के भीतर या वातावरण में मतलब एटमॉस्फेयर में या आउटर स्पेस में परीक्षण नहीं कर पाया इस संधि के बाद। लेकिन भूमिगत परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं था, इसलिए जैसे भारत हुआ हमारा, पाकिस्तान हुआ, या जो आज नॉर्थ कोरिया कर रहा है, अभी हाल ही के वर्षों में किया है, तो ये सारे परीक्षण भूमिगत परीक्षण थे। भूमिगत परीक्षण किया गया इसीलिए किया गया। और मित्रों ये जो संधि है, इस संधि पर 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर किया गया मॉस्को में। और इसके जो इस संधि के जो मूल सदस्य हैं, जो इस संधि के मूल सदस्य हैं वो यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3 इस संधि के मूल सदस्य रहे हैं, जिन्होंने 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर किया मॉस्को में। और यह संधि जो है 10 अक्टूबर, मतलब ये जो ट्रीटी है ये 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई। और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया 8 अगस्त 1963 को भारत ने हस्ताक्षर किया। मित्रों इस संबंध में एक जो बड़ी रोचक बात है कि भारत ही वह पहला देश है जिसने इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा विश्व के सामने, मतलब विश्व बिरादरी के सामने, कि न्यूक्लियर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब 1954 में नेहरू जी ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव विश्व बिरादरी के सामने रखा कि जो ये न्यूक्लियर टेस्ट है इससे बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए मतलब जो ये न्यूक्लियर टेस्ट है इस पर बैन होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो उसी के बाद से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इस दिशा में प्रयास हुआ और अंततः जा कर के 5 अगस्त 1963 को इस संधि पर हस्ताक्षर होता है। और इसके 3 मूल सदस्य थे, बाकी अन्य राष्ट्रों ने धीरे धीरे इसकी सदस्यता ग्रहण की। बहुत सारे राष्ट्र आज भी हैं जो पीटीबीटी को हस्ताक्षरित नहीं किए हैं। तो भारत ने इस संधि पर
8 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किया और भारत इस संधि का सदस्य है। और मित्रों, इस संधि में कुल 5 अनुच्छेद हैं। इस संधि में कुल 5 अनुच्छेद हैं। इस संधि में कुल 5 अनुच्छेद हैं। जो प्रथम अनुच्छेद है, उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्र वातावरण में, मतलब एटमॉस्फेयर में, खुले अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में और पानी के भीतर, मतलब अंडर वाटर, कोई टेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब ये फर्स्ट आर्टिकल में, प्रथम अनुच्छेद में यही प्रावधान है। और इसके अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान है द्वितीय अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि इस संधि में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव होगा, कोई भी सिग्नेटरी स्टेट, मतलब इस संधि को हस्ताक्षर करने वाला राज्य, वो संशोधन को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन शर्त यह है, मतलब संशोधन तब होगा जब उस प्रस्ताव को इस संधि के जो हस्ताक्षरित राष्ट्र हैं, कम से कम 1/3 राष्ट्र उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, उस प्रस्ताव के समर्थन में हों। तब अगर इस संधि को जिन राष्ट्रों ने हस्ताक्षरित किया है उनमें से 1/3 राष्ट्र यदि उस प्रस्ताव से सहमत हैं तो वो इस संधि में संशोधन किया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस संधि के कुछ ये प्रमुख प्रावधान हैं जिनके बारे में हमने बताया। और आपको हमने आज ये बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डिसआर्मामेंट के संबंध में जो भी एक क्रमबद्ध प्रावधान हुए हैं, किस प्रकार से कमीशन स्थापित किए गए, उनके क्या उद्देश्य थे, फिर किस प्रकार से वो पॉलिटिक्स के कारण असफल हो गए, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया। तो आज मित्रों यहीं तक। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये इसी पर होगा और उसमें जो महत्वपूर्ण संधियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।